नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान आपके सामने आज फिर हाज़िर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, मुझे सवाल भी पूछते हैं। बहुत से सवाल मैं याद करके रखता हूँ कि आपको जवाब दे पाऊँगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ जो नए जुड़ते हैं कि हम लोग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी करते हैं और कैंसर की इम्यूनोथेरेपी जो सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी है वो हम लोगों ने 20 साल पहले शुरू की थी। और मैं अपने आंकड़े देख रहा था तो मुझे हैरत हुई कि इतना काम मैंने कर लिया। वैसे तो लोग और ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा सलाहियत भी मेरे अंदर काम करने की थी, लेकिन 20 साल में 15,000 मरीज़ों का इलाज करना भी एक मायने रखता है। और इसमें हम काम ये करते हैं कि पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड से वाइट ब्लड सेल्स शरीर से निकालते हैं और उन वाइट ब्लड सेल्स को लैब में प्रवचलित करते हैं, उन्हें कल्चर करते हैं, कैंसर से लड़ने वाला सेल बनाते हैं जिनको हम डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। ये डेंड्राइटिक सेल का जो नाम दिया था जिस साइंटिस्ट ने और जिसने इसकी ईजाद की थी उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये विधि जो है ये कामयाब विधि है और इस विधि का प्रचलन यूँ नहीं हो पाया कि ये कस्टमाइज्ड है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकती और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बहुत परे है। तो आपको इसलिए ये नहीं मिल पाती, इसीलिए आप तक ये पहुंच नहीं पाती। इसमें पेशेंट के जो कैंसर में विपदा है कि नए सेल्स, ख़राब सेल्स बनने की और इम्यून सिस्टम का ना पहचानने की। तो कैंसर दो कारणों से होता है। संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक समरी देना चाहता हूँ जिससे कि आपको कुछ 4-5 मिनट में ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, फिर आपके सवाल लूँगा। तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, 3 विधियाँ आप सबको पता थी। 3 विधियाँ आप सबको पता हैं जो इलाज करा रहे हैं या जो इन्होंने इलाज पहले कराया। इम्यूनोथेरेपी इसलिए शुरू हुई कि कैंसर में जब आपने ठीक कर दिया तो कैंसर का समझ लीजिए जो पेड़ है वो फिर फूल देना शुरू कर देगा, फिर नए सेल बनाने लगेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए सहन शक्ति को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, यानी एक एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल करना शरीर के अंदर, ये डेंड्राइटिक सेल थेरेपी कार्य करती है। इसका काम ये है। तो ये थेरेपी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी दी जा सकती है और ट्रीटमेंट के दौरान भी दी जा सकती है। तो ये बहुत सरल है। हमने भारत में, पूरे भारत में काम किया है। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि हमने लास्ट ईयर 207 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में ट्रीटमेंट दिया, जो भी अपने आप में मिसाल है। और डिस्ट्रिक्ट्स तो हमारे 600 से ऊपर हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि अगले साल में, जो ये कमिंग ईयर है 2024-25 वाला, इसमें हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच जाएं। इसमें आपका सहारा भी चाहिए, आपका सहयोग भी चाहिए, आपके सुझाव भी चाहिए और आपको आगे बढ़ चढ़कर आके इस काम को कराने में मेरी मदद करना चाहिए। एक तो मैं ये आग्रह करूँगा आपसे, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं आपके सुझाव के माध्यम से। दूसरा, इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं अपने मैसेजेस में भी कि हम आप तक नहीं पहुंच पाते या हम आपको जवाब नहीं दे पाते। मैंने कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन क्या बताऊं कि मैं सब मैसेजेस को, सब ईमेल्स को खुद नहीं देख सकता। तो मेरा अपना एक स्टाफ है जो देखता है। फिर भी मैं आपके सामने ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर डिपिक्ट कर रहा हूँ और ये ईमेल, और इसको हम लोग मल्टीपल चैनल्स पे भेजते हैं। मतलब हमारा एक नंबर जो है वो 3-4 लोग देखेंगे। तो ये भी सुविधा हमने कर दी है। तो मुझे उम्मीद यह है कि आपको 24 घंटे में आपकी क्वेरी की रिप्लाई मिल जाना चाहिए। आप अगर इस पे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे नीचे मैसेजेस भेजते हैं तो वहाँ जवाब देना उचित नहीं होता है। आपने अपना कैंसर के बारे में लिखा, आपका कोई नंबर उस पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम वहाँ जवाब कैसे दे देंगे आपको पब्लिक डोमेन में। तो आप मेहरबानी करके इन नंबर्स का सहारा लीजिए और इस ईमेल का सहारा लीजिए जिस पे आप अपने सवाल भेजें। जो पर्सनल सवाल हैं, आपके इलाज से संबंधित सवाल हैं, वो इस पे प्लीज़ भेजा कीजिए। तो ये तो मैं आपसे पहला चरण मैंने पूरा किया। अब मैं आपके सवाल लूँगा। आपका सवाल था, स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि मैं जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता और कंसंट्रेशन भी नहीं होता पढ़ाई में और ध्यान भटकता रहता है। तो पहले तो बेटे मैं तुम्हें ये बता दूं कि ध्यान तो सभी का पढ़ाई में भटकता है। मैंने बहुत अच्छी एक कोट देखा, कहा साहब माला जपने में
101 तक में ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन नोट 101 गिनने में ध्यान नहीं बढ़ता। तो जब रुचि होगी तो ध्यान नहीं बटेगा। आप रुचि पैदा करो पढ़ाई में, और रुचि पैदा करने का सबसे सरल आसान तरीका ये है कि आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। वो लक्ष्य जो आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा, वो ध्यान नहीं भटकाएगा आपका। दूसरी बात, माइंड में हमेशा, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है उसकी कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी आपने देखा होगा कि वो क्लासरूम के हिसाब से चलती है। क्लासरूम्स हमारे कितने मिनट के होते हैं? कहीं कहीं 40 मिनट के क्लासरूम होते हैं, कहीं 1 घंटे के क्लासरूम होते हैं, 1.5 घंटे के क्लासरूम नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं तो उसमें बीच में 2 ब्रेक होते हैं 5-5 मिनट के। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्टोर करते हैं, जैसे ये कैमरे ही चल रहे हैं, इनकी भी एक लिमिट है, गर्म होने लगेंगे उसके बाद रोकना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जहां आप स्टोर कर रहे हैं एनर्जी, उस पर्टिकुलर विभाग की जो आप पढ़ रहे हैं वो 40 मिनट की है। 40 से 50 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होगा, तो आप लिहाजा किताब बंद कर दें 40-50 मिनट में। 10 मिनट तक आप कोई मनोरंजन की किताब देख लें। मनोरंजन वो वाला मनोरंजन जो सरल मनोरंजन है। कोई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप फिल्मी किताबें देखने लगें, यानी आप अपने माइंड के दूसरे पार्ट को एक्टिवेट करना शुरू कर दें। जैसे मैं अपने ज़माने में जब पढ़ता था तो मुझे कंटेम्प्रेरी रिलीजन पढ़ने की बहुत शौक़ था कि और रिलीजन क्या कहते हैं। उसमें मैं भगवत गीता भी पढ़ता था, और मैं जो है बाइबल भी देखा करता था, और मैं फिर उसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज़ देखने लगता था, महात्मा गांधी को पढ़ने लगता था। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, 10 मिनट 15 मिनट में, अब आप जब ये रुचि आपकी होगी ना, अब इस चीज़ में आपको 1 घंटा भी लग जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन यही चीज़ जब आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो फिर होगी। तो 10-15 मिनट आपने पढ़ा, फिर सोचा अब हम सुकून से हो गए। फिर मुझसे किसी ने पूछा था, हम बीच में चाय बहुत पीते हैं, आदत हो गई है चाय पीने की पढ़ाई में। तो चाय पीना जो है, चाय में कैफ़ीन होता है, और वो कैफ़ीन की मात्रा भी शरीर में पढ़ाई के दौरान मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं चाय को मना नहीं करूँगा पढ़ाई करने में। अगर आपको दिन में पढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉफ़ी पीना भी कोई बुरी बात नहीं है। रात में चाय पीना और कॉफ़ी पीना आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी। अगर आप देर तक जगने वाले कैंडिडेट हैं जो रात के 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो चाय और कॉफ़ी नहीं पिएं, खाली पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने से भी बहुत अच्छा तबीयत हो जाती है, चूँकि हमारी शरीर तो 70% पानी से बना है, तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो हम पानी का 1 सिप 2 सिप ले लें, ये नहीं पूरा गिलास भर के पानी पी लिया, 2-3 सिप ले लिया, आपको लगेगा आप फ्रेश हो गए। एक सवाल आपका आया था मसालों के बारे में, कि आपने कहा कि भाई मिलावट वाले मसाले मिलते हैं। मिलावट वाले मसाले मिलते हैं, ब्रांडेड मसालों में मुझे लगता है मिलावट कम होती है। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में और इंडियन स्टैंडर्ड्स में बहुत फ़र्क है। कोई यूएस में मेरा मसाला ख़राब मालूम हो गया तो ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब था ही, क्योंकि वहाँ के वो क्या है कि उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं, देखिए उनमें क्या है कि उनकी अच्छाइयाँ क्या है कि बहुत साफ़ खाना खाते हैं। उसमें कमी क्या है कि जब हम कोई चीज़ प्रदूषण से रहित लेंगे, मैं प्रदूषण एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत सेंसिटिव बॉडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, थोड़ा बहुत भी बर्दाश्त नहीं करती ऊपर नीचे को। उनके लिए वो ठीक है, हमारे लिए ये ठीक है। दूसरी बात, आजकल मशीनें मिलना शुरू हो गई हैं जो मसाला आपका घर में पीस देंगी, और सस्ती मशीनें हैं। खाली मसाला पीसने की मशीन ले सकते हैं। आपको तो पता है ग्राइंडर्स कितने कॉमनली मिलते हैं, तो क्यों ना हम अपना मसाला खुद फ्रेश पीस लें। बहुत से लोग तो साउथ में कॉफ़ी भी पीस के पीते हैं रोज़, वो ग्राइंड करके पीते हैं, बीन्स लेते हैं लोग, ख़रीदते हैं, क्योंकि उसमें जो फ्रेश एरोमा जिसको कहते हैं, खुशबू कॉफ़ी की है, वो फ्रेश बीन में आती है। तो मसाला भी पीस सकते हैं आप। एक सज्जन ने पूछा कि कैंसर बहुत कॉमनली हो रहा है साहब, इसको कैसे बचें इससे। देखिए, बचना तो काफ़ी हद तक मुमकिन है। मैं आपसे आज एक बात फिर दोहराने की कोशिश करूंगा जो मैंने बहुत पहले वीडियो में बनाई थी, कि डिटर्जेंट का सेवन हम ज़्यादा करने लगे हैं। डिटर्जेंट मतलब हमारे धुले हुए बर्तन में भी झाग रह जाते हैं। तो हमारे किचन के जो बर्तन हैं, जो प्रेशर कुकर है जिसमें ख़ास तौर से वो रबर गैस्केट लगा हुआ है आपका, उसको हम निकालते भी नहीं हैं, उसको हम वैसे ही धो लेते हैं। और उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि उसमें सर्फ या जो आपका डिटर्जेंट है, जो भी आपका है, वो अंदर जमा रह जाता है। जब आप खाना पकाना शुरू करते हैं और प्रेशर बनता है और हीट निकलती है, तो वो रबर गैस्केट से वहाँ से वो फिर रिलीज़ होता है आपका इसमें डिटर्जेंट, और खाने में आ जाता है। तो ये
थोड़ा थोड़ा स्लो पहुँचते पहुँचते ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा जो बीमारियां देता है, ख़ास तौर से म्यूटेशन देता है। इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं।